नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 43वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 3 रहने वाला है आप लोगों का। तो सामान्य ज्ञान में ना जितना आप लोगों का टॉपिक है उन सारे टॉपिक से ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन तमाम क्वेश्चन का ना जो श्रृंखला है वो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। और अधिकतर इसमें आप लोग गौर कीजिएगा, 60 से 70% जो क्वेश्चन है इसमें कूट में है आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आपके एग्जाम में ना इसी प्रकार से कूट में जो प्रश्न है ना वो पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो आप लोगों का सामान्य ज्ञान का हो, चाहे आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का हो, इसी प्रकार से कूट में पूछा जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है आप लोगों को, पहले से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कूट वाला प्रश्न आएगा और मैं उससे सॉल्व करूंगा पढ़ करके अच्छे से। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। कूट में ही पूछा जाएगा, अभी का वो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कूट में ही जो क्वेश्चन है ना वो आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और आप लोगों को बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सूची 1 में ना 1857 के विप्लव के नायक को दिया है और सूची 2 में उनके कार्य क्षेत्र को दिया है और इसको सुमेलित कीजिए बोला है। तो सूची 1 में देखो, ए बख्त खां, बी मौलवी अहमदुल्ला और सी कुंवर सी और डी नाना साहब। उसके अलावा सूची दूसरा में दिया है पहला अवध, दूसरा कानपुर, तीसरा आरा और चौथा दिल्ली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा, आप पहले बताइए, फिर मैं आप लोगों का इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। लेकिन खुद से पहले ट्राई किया कीजिए, खुद आंसर लिया कीजिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। आप लोगों को खुद से पहले प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूची 1 में ना 1857 के विप्लव के नायक के नाम दिया है, अर्थात 1857 की क्रांति में ना जो क्रांतिकर्ता थे ना तो उसका नायक का नाम दिया है। और सूची दूसरा में उनके कार्य क्षेत्र में दिया, मतलब जहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया उस स्थान का नाम दिया है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। सबसे पहला एक को देखो, बख्त खां। तो बख्त खां जो है ना वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। दूसरा मौलवी अहमदुल्ला, तो मौलवी अहमदुल्ला जो है ना वो अवध से नेतृत्व कर रहे थे। उसके अलावा तीसरा कुंवर सी, तो कुंवर सी जो है ना वो आरा से कर रहे थे, आरा जो है वो बिहार में है, ठीक है। उसके अलावा चौथा नाना साहब, नाना साहब जो है वो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अलग अलग जो नेतृत्व करता है उनके बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा ना डिटेल में समझा देता हूँ कि 1857 के विप्लव क्या है, अर्थात 1857 की क्रांति क्या है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो बता रहा हूँ कहानी के माध्यम से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से अधिकतर जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है। 1857 की जो क्रांति हुआ था ना उसमें अनेकों कारण हैं, जिनके अंतर्गत धार्मिक सामाजिक कारण हो जाएगा, राजनीतिक कारण हो जाएगा, आर्थिक कारण हो जाएगा, सैन्य कारण हो जाएगा, अलग अलग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना 1857 के क्रांति का, वो तात्कालिक कारण जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें चर्बी वाला कारतूस का घटना हुआ था। आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता होगा कि 1600 में ना, अर्थात 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन से जितने भी वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो भारत में आया था व्यापार करने के लिए। और व्यापार करते करते धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया और अपना जो शासन है ना वो स्थापित कर लिया, राजनीतिक है वो, है ना। तो पूरा भारत जो है वो गुलाम हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपको पता होगा। तो क्या हुआ था, 1857 का जब दौर आया था ना तो 1857 में जितने भी हमारे जो भारत के जितने भी मिडिल फैमिली के जो लोग थे ना उन्होंने क्या किया था, अपने को ना रोजी मजदूरी के लिए, अर्थात अपने जीवन की रोजी रोटी कमाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी ना उसका सैनिक है उसमें भर्ती हो गया था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म के जो लोग थे ना अपना रोजी मजदूरी के लिए क्या करते थे, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना तो उसके जो सैनिक है उसमें क्या किए थे, भर्ती हो गए थे और उसमें ही क्या कर रहे थे, अपना रोजी मजदूरी कर रहे थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ,
1857 को जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों को जो पुराने उनका जो राइफल था ना, मतलब पुराना बंदूक था, तो वो पुराना हो गया था, तो मॉडर्न ज़माने का ना उसे नया एनफील्ड राइफल दिया। जितने भी सैनिक हैं भारत के ना, उनके सारे को क्या किया, नया एनफील्ड राइफल दिया। और उस राइफल को खोलने के लिए क्या किया जाता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और ये जो नया एनफील्ड राइफल था वो क्या था, गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। जो एनफील्ड राइफल जो है ना वो है वो, ठीक है। मतलब जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है ना, उसको खोलने के लिए मुंह से खींच करके खोलना था। और ये जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है वो गाय और सूअर की चर्बियों से बना हुआ था। और आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में जो गाय है वो पवित्र माना जाता है, हम उसे अपना क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग धर्म में सूअर जो होता है उसको भी इष्ट माना जाता है, अपना ही देवता माना जाता है। तो इसीलिए ना जब ना भारत के जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सैनिक थे उनको ये पता चला कि ये जो कारतूस है वो गाय एवं सूअर की चर्बियों से बना है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसको क्या किया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ। किनके खिलाफ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यही तात्कालिक कारण था जो 1857 की क्रांति के कारण। उसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अलग अलग पहले से ना जो भारत की जो जनता थी उनके मन में भी क्या थे, तो उनके मन में भी रोष था ये जो ब्रिटिश है ना उनके प्रति। तो ये एक तात्कालिक कारण बन गया, एक रीजन बन गया उनके खिलाफ विद्रोह करने का। तो ये जो 1857 की क्रांति है ना, तो इसे ही ना सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अलावा 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना। ये जो चर्बी वाला कारतूस है ना, वही तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। और ये क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो वो 10 मई 1857 को हुआ था। कब, तो 10 मई 1857 को ये जो क्रांति उसका स्टार्ट हुआ था। इसको आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो वो 10 मई 1857 को हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ से हुआ था, तो वो मेरठ से हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस इसका कारण था। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का सबसे प्रथम शहीद कौन है, तो सबसे पहला जो शहीद होगा ना वो मंगल पांडे हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और मंगल पांडे जो रहेगा ना वो 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और इन्होंने ना सबसे पहले 29 मार्च 1857 को ना जो चर्बी वाला कारतूस है ना उसका उपयोग करने से मना कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। और उनको ना 8 अप्रैल 1857 को, कब, तो 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। तो ये सबसे पहला शहीद था 1857 की क्रांति का। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। जो चीज़ आप लोगों को बताया उन सारी चीज़ों को याद रखना, पूछा जाता है कभी कभी। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को ध्यान से पढ़िए। 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन ए अप्रैल 1858, ऑप्शन बी जून 1858, ऑप्शन सी नवंबर 1857 या ऑप्शन डी अगस्त 1858। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी अगस्त 1858 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब किया गया। तो जो घोषणा किया गया था ना वो अगस्त 1858 में घोषणा किया गया था। अब ये क्या है, आप लोग ये जान लो कि ये क्राउन की सत्ता की स्थापना क्या है, ये जान लो। आप लोगों को पता होगा कि 1600 ईस्वी में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए भारत आया था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था, तो वो ब्रिटेन का था। कहाँ का था, तो वो ब्रिटेन का था। आप लोग याद रखना, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पर ना ब्रिटेन है और ये क्या है, ये भारत है, ठीक है। तो देखो 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो भारत आया था और व्यापार कर रहा था, ठीक है। व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत की जो सत्ता है ना उसको स्थापित कर लिया और भारत को गुलाम बना लिया। उसके बाद 1857 को क्या हुआ था, ये जो प्रथम क्रांति जो हुआ था ना 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ये क्रांति हुआ। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो इस क्रांति को दबा नहीं सका।
एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ जो ब्रिटेन है ना, तो यहाँ की जो एक कंपनी है वो कहाँ आया था, भारत आया था, वो भी व्यापार करने के लिए। लेकिन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसका कहना मानता था, तो ये जो ब्रिटेन में जो क्राउन है ना, यहाँ की जो ताज है, उसका कहना मानता था, यहाँ से शासन चलता था। ये जो है ना वो किसको आदेश देता था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश देता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो उस आदेश का पालन जो है ना संपूर्ण भारत में लागू करता था, ऐसा था। लेकिन 1857 की जो क्रांति हुआ उसको ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में वो दबा नहीं सका। तो यहाँ जो क्राउन जो बैठा था ना, यहाँ का एलिजाबेथ, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ जो बैठे हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दिया कि मैं अब डायरेक्ट भारत पर शासन करूंगा और अब तुमको मैं समाप्त करता हूँ। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत से लौट करके वापस आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ डायरेक्ट अब शासन कौन करेगा, तो यहाँ जो ब्रिटेन में बैठे क्राउन जो रहेगा, जो ताज है ना, वो भारत पर डायरेक्ट शासन करेगा। अब किसी भी प्रकार से कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन नहीं होगा, ये आदेश जारी कर दिया था वहाँ की जो सत्ता है, क्राउन है ना, उन्होंने। तो यही क्राउन के बारे में बात किया है कि क्राउन की सत्ता की स्थापना कब हुआ था, तो ये देखो घोषणा कब हुआ था बोला था, ठीक है। तो वो अगस्त 1858 में हुआ था। 1857 में क्रांति हुआ था, है ना, 1857 की। तो इसको दबा नहीं सका, तो इसको हटा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बोला कि मैं डायरेक्ट अब शासन करूंगा बोल करके। तो वही इसमें बोला गया है साफ तौर से कि 1857 के विप्लव के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दिया गया। मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको समाप्त कर दिया, और ब्रिटेन में जो सत्ता था ना, मतलब ब्रिटेन की जो महारानी था, अब वो डायरेक्ट शासन करने लगा भारत पर। तो उसकी घोषणा कब किया गया, मतलब क्राउन की सत्ता की स्थापना की घोषणा कब किया गया, तो वो अगस्त 1858 को किया गया था। कब किया गया था, तो अगस्त 1858 को किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है। आपको केवल ना कहानी टाइप से याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। पहला दिया है स्वतंत्रता, दूसरा दिया है समानता, तीसरा दिया है भ्रातृत्व और चौथा दिया है न्याय। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको इसको क्रम वाइज जमाना है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम क्या है, तो इन शब्दों का सही क्रम में पूछा है, तो ये चौथा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो आएगा वो न्याय हो जाएगा, दूसरा जो आएगा वो स्वतंत्रता हो जाएगा, तीसरा जो आएगा वो क्या होगा, तो तीसरा जो आएगा वो समानता हो जाएगा, और उसके अलावा चौथा जो होगा वो भ्रातृत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस रहने वाला है। और भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है, आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा इसको, प्रस्तावना को, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की समानता, प्रतिष्ठा के अवसर दिलाने के लिए, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इसीलिए जो करेक्ट इसका आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा, तो सबसे पहला न्याय आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा दूसरा में, तो दूसरा में स्वतंत्रता आ जाएगा, तीसरा में समानता आएगा और चौथा में भ्रातृत्व आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सीक्वेंस में कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जाता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन को टफ करना होता है तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए अब आप लोगों को ना कुछ अनुच्छेद से प्रश्न है, इसको पढ़ना होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए करके बोला है। एक तरफ अनुच्छेद 19 दिया है, दूसरा दिया है अनुच्छेद 29 दिया है, तीसरा दिया है अनुच्छेद 18 दिया है और चौथा दिया है अनुच्छेद 26। उसके अलावा ए करके दिया है उपाधियों का अंत, दूसरा में दिया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधों की स्वतंत्रता, तीसरा में दिया है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण और चौथा दिया है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और याद करो आप लोगों को जब आप लोगों को अनुच्छेद पढ़ा रहा था ना, मतलब ना अधिकार पढ़ रहा था, मौलिक अधिकार, तब आप लोगों को अनुच्छेद 14 से लेकर के आप लोगों को अनुच्छेद 32 तक की आप लोगों को पढ़ाया था। और ये अनुच्छेद 14 से 32 तक की आपको पता होगा ना कि इसमें क्या है, तो इसमें मौलिक अधिकारों का अलग अलग भागों में बांटा गया है ना, बताया था ना आप लोगों को, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक उपासना का अधिकार, अलग अलग आपको बताया था। तो आप लोग पहले इसका आंसर बताओ, फिर मैं आप लोगों को सारे जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा।
तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक तरफ अनुच्छेद दिया और एक तरफ उसका जो अधिकार है ना वो उसको दिया गया है। तो सबसे पहले देखो ए करके अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में ना वाक स्वतंत्रता आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया है। अब वाक स्वतंत्रता क्या होता है ये जान लो। आपको जो बोलने की आज़ादी होता है ना, आप स्वतंत्र पूर्वक कुछ भी बोल रख सकते हो ना, मीडिया के माध्यम से या कहीं भी। तो वो आज़ादी किस में मिला है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिया है। और बोलने की आज़ादी तभी तक के दिया है जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का हनन ना हो, तब तक कि आप लोग बोल सकते हो, किसी का हनन ना हो। ठीक है, तो वाक संबंधी आपको जो आज़ादी मिला है ना कि अपने जो विचार है वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी रख सकते हो, तो वो अनुच्छेद 19 में बोला है। और ये जो अनुच्छेद 19 है वो कौन से अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा? तो वो जो रहेगा ना वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक की है? तो वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक की आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। और उसके अंतर्गत ही ये वाक स्वतंत्रता है ना उसको दिया है, बोलने का अधिकार को, अनुच्छेद 19 में। उसके अलावा बी को देखो, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अनुच्छेद 29 में ना अल्पसंख्यकों वर्गों की हितों का संरक्षण दिया गया है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अल्पसंख्यक जो रहेंगे ना, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, इन सभी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इनको हितों की रक्षा के लिए ना संरक्षण दिया गया है अलग से। ठीक है, इसीलिए उन लोगों को ना अलग अलग जो अधिकार है वो प्राप्त होता है। और ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अब ये अनुच्छेद 29 किस जो हम लोगों का मौलिक अधिकार मिले है उसके अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 29 जो है ना हम लोगों का मौलिक अधिकार 5वां में आता है, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिला हुआ है। क्या? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार मिला है ना अनुच्छेद 29 से 30 तक की, तो ये उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा सी करके देखो अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद जो 18 है ना उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत क्या है ये जान लो। सबसे पहला देखो, आप भारत के नागरिक हो, तो भारत के नागरिक होने के नाते ना आप विदेशों से कोई भी अपना जो उपाधि है वो ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक कि भारत सरकार का परमिशन ना हो तब तक आप लोग कोई भी विदेशों से ना किसी भी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए आप लोगों को भारत सरकार से क्या करना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो अनुच्छेद 18 है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। और समानता का जो अधिकार है ना वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की उसमें दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा अंतिम डी करके इसमें दिया है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद जो 26 है ना वो धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया हुआ है। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन का मतलब यह है कि आप ना अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो। आप अपने धर्म की किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। उसका जो ना शांतिपूर्वक आप लोग क्या कर सकते हो, रैलियाँ वगैरह अगर निकालना हो ना तो निश्चित परमिशन के साथ आप रैलियाँ कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म में लाने के लिए या परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, वो उसकी स्वयं की इच्छा होता है। तो इसीलिए आप अपने धर्म में ना जो धार्मिक कार्य है उसको प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता रहता है, उसको मानने की, उपवास रखने की स्वतंत्रता होता है। अब ये अनुच्छेद जो 26 है वो किसके अंतर्गत आता है? तो जो अनुच्छेद 26 है ना वो चौथा में आ जाता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के इसमें दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और आप लोगों को आपके पिछले क्लास में आपको समझाया था ना कि हम लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला है वो टोटल 6 मौलिक अधिकार मिला है। सबसे पहला मौलिक अधिकार जो होगा ना वो समानता का अधिकार हो जाएगा। और समानता का जो अधिकार होगा ना वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक की रखा गया है समानता का अधिकार को। दूसरा जो अधिकार होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक की रखा गया है। तीसरा जो अधिकार होगा ना वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, तीसरा जो अधिकार है वो। और इसमें क्या होगा, अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक की इसमें रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है। चौथा जो हम लोगों का मौलिक अधिकार मिला गया है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला गया है, चौथा जो है वो। और इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक की इसमें रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा पांचवा जो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिला है वो सांस्कृतिक शैक्षणिक, क्या? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिला गया है। और ये जो अधिकार है ना वो अनुच्छेद 29 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक की मिला गया है। ये पांचवा हो गया। उसके अलावा छठवां जो अंतिम हम लोगों को अधिकार मिला है वो कौन सा है? तो वो संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला है। क्या? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो छठवां हम लोगों का मौलिक अधिकार हो जाएगा। और ये जो है वो अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 अधिकार को आप लोगों को याद रखना है।
रखना है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और बताऊँ ना कि एक चीज़ ये था कि संविधान निर्माण के समय ना हम लोगों को टोटल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त था। लेकिन क्या किया गया था, लेकिन ना एक जो मौलिक अधिकार है ना संपत्ति का अधिकार, तो उसको क्या किया गया था, हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? तो देखो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ना जो मौलिक अधिकार है ना उसमें संपत्ति को हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन 1978। कब? तो 1978 को 44वें संविधान संशोधन किया गया था और उसके अंतर्गत संपत्ति का जो 7वां मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया था और इसे ना कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो टोटल अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार आप लोगों को प्राप्त है, ये आप लोगों को याद रखना है। इन सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ, अगर इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए तो बनना चाहिए आप लोगों को, तो इसीलिए इतना सारा चीज़ आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ। एक चीज़ को आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत जितना सारा चीज़ आएगा ना सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना और ऐसे ही कोर्ट में पूछा जाने वाला है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को अब ध्यान से पढ़िए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखो आप लोगों का बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी करके दिया है परमादेश, सी दिया है प्रतिषेध, डी दिया है उत्प्रेक्षण और ई दिया है अधिकार प्रेक्षा। उसके अलावा देखो पहला दिया है पूर्णता सूचित कीजिए, दूसरा दिया है किस अधिकार से, तीसरा दिया है हम आदेश देते हैं, चौथा दिया है हमें शरीर चाहिए और पांचवा दिया है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें सुमेलित कीजिए करके बोला है और ये 5 अलग अलग प्रकार के रीट दिया है। अब ये रीट क्या होता है या 5 अलग अलग प्रकार के ये जो शक्तियाँ हैं वो क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, उनको 5 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त है। और ये 5 प्रकार की शक्ति कौन कौन सा है? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, दूसरा परमादेश होगा, तीसरा प्रतिषेध होगा, चौथा उत्प्रेक्षण होगा और पांचवा अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ये 5 प्रकार के अलग अलग क्या है शक्तियां जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है और ये 5 शक्तियों के माध्यम से ना जो भारत के नागरिक होंगे ना तो उनको जो मौलिक अधिकार प्राप्त होता है ना तो उस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उनको 5 ये शक्तियां जो है ना वो प्राप्त है। और ये 5 ही शक्तियां को क्या कहा जाता है? रीट कहा जाता है या अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि ये है क्या एक एक करके। सबसे पहला एक को देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आएगा ना वो हमें शरीर चाहिए इसके अंतर्गत आएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है सबसे पहले ये जान लो। कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कोई भी जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें किसी भी प्रकार की वैध रूप से या नज़रबंद कोई भी व्यक्ति अगर होगा ना तो उसे अगर गिरफ्तार किया गया होगा तो उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है कि अगर वो कैदी है तो क्यों है इसकी जांच करवा सकता है। और ये जो आदेश है ना जो भी अधीनस्थ न्यायालय होगा वहाँ जो उसका केस चल रहा होगा उस व्यक्ति का तो उसे अपने पास सहशरीर बुला सकता है अपने पास जो केस की जांच करने के लिए। तो ये क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। जो भी बंदी जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति का जो भी केस जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा होगा उस न्यायालय से जो केस है वो अपने पास बुला सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो ये याद रखना है, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जा सकता है। ठीक है, तो उसका जांच करने का क्या है? तो उसकी जांच की वैधता को जांचा जा सके इसीलिए क्या कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कर सकता है, ये आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो होगा वो बी में देखो परमादेश। परमादेश किसके अंतर्गत आएगा? तो परमादेश जो आएगा ना वो हम आदेश देते हैं इसमें आ जाएगा। किसमें? तो परमादेश जो आएगा ना मतलब दूसरा वाला जो परमादेश है वो हम आदेश देते हैं इसके अंतर्गत आएगा। अब परमादेश क्या होता है ये जान लो आप लोग। परमादेश जो है ना वो एक ऐसा आदेश है जिसके अंतर्गत ना जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी जो पदाधिकारी है या निचली जो अदालत है उनको कानून और सार्वजनिक जो कर्तव्य है ना तो उनका पालन करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। कैसे? तो देखो जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अधीनस्थ न्यायालय जैसे कोई भी जिला न्यायालय होगा तो उससे ना अगर काम ठीक से नहीं कर रहा होगा तो उसको आदेश कर सकता है कि वे अपना जो कार्य है ना वो अच्छे से करे, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन अच्छे से करे। तो इस प्रकार से वो क्या कर सकता है? परमादेश जारी कर सकता है। तो ये हम आदेश देते हैं उसके अंतर्गत आ जाएगा दूसरा। उसके अलावा सी दिया है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध किसके अंतर्गत आएगा?
वो अधीनस्थ न्यायालय को लेख लिख सकता है। क्या? तो वो अधीनस्थ न्यायालय को लेख लिख सकता है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंतर्गत। अब आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि ये प्रतिषेध एक्चुअल में होता क्या है। प्रतिषेध का जो अर्थ है ना वो मना करना होता है। क्या होता है? तो प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, और इसके द्वारा ना सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो उच्च न्यायालय को क्या करता है, अपनी निचली अदालतों को ना उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाने के लिए या पदाधिकारी को ना उसके क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोक सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा चौथा जो होगा वो उत्प्रेक्षण हो जाएगा, और उत्प्रेक्षण जो है ना वो पूर्णतः सूचित कीजिए इसके अंतर्गत आ जाएगा। उत्प्रेक्षण क्या होता है ये जान लो। तो उत्प्रेक्षण के अंतर्गत क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो भी किसी निचली अदालत होगा ना, तो उससे लंबित पड़े जो भी मामला होगा तो वो स्वयं के पास मंगा सकता है। मतलब जो भी ना केस चल रहा होगा निचली न्यायालय में तो उसको अपने पास मंगाने के लिए उत्प्रेक्षण जारी करता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो भी जिला न्यायालय होगा जो भी आदेश जारी करता है उसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट खारिज कर देता है ना। तो कैसे करेगा? तो उत्प्रेक्षण के माध्यम से कर देता है, मतलब उसके आदेश को रद्द कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाई कोर्ट में जो भी फैसला होता है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट देखता है कि इसमें किसी प्रकार से अगर उल्लंघन हुआ है तो हाई कोर्ट की जो भी आदेश होता है उसको खारिज कर देता है ना, और अपने पास जो केस है वो ले लेता है। तो ये उत्प्रेक्षण के माध्यम से किया जा सकता है, तो ध्यान रखना है। उसके अलावा अंतिम जो अधिकार जो होगा ना वो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। क्या? तो अधिकार परीक्षा अंतिम हो जाएगा, और ये जो आएगा ना वो किस अधिकार से ये हो जाएगा। अब अधिकार परीक्षा क्या होता है ये जान लो। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अगर अर्थ बोलूँ ना तो किस अधिकार से इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद का ना वैधानिक रूप से अगर कब्जा कर लेता है, मतलब कोई भी सार्वजनिक पद होगा उससे वो पद से ना इस्तीफा नहीं देगा, तो क्या करता है, तो न्यायालय जो है ना इसमें रीट जारी कर सकता है और उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। ये पूछा जा सकता है अधिकार परीक्षा के माध्यम से। तो समझ में आया आप लोगों को सारी चीज़। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ों को याद रखना, पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ केवल पढ़ाता और चला जाता, मेरे कोई वो नहीं था। आप लोगों को डिटेल में पढ़ाना मेरा काम है, इसी वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करना ज़रूरी है। पहले की क्लास में आपको समझा चुका हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न का सही मिलान करें। पहला करके इसमें दिया है, देखो ए करके दिया है इसमें, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, दूसरा वैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा समानता का अधिकार। उसके अलावा दूसरा करके इसमें दिया है, पहला दिया है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा दिया है अनुच्छेद 23 से 24, तीसरा दिया है अनुच्छेद 32, और चौथा दिया है अनुच्छेद 29-30। कूट में करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? और ये सारे के सारे ना मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, एक तरफ ना मौलिक अधिकार का नाम दिया है और दूसरे तरफ मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को दिया है, तो आपको मिलाना था, और आपको पिछला वाला क्वेश्चन में बता दिया था ना पूरे छयों के छयों मौलिक अधिकार को। तो चलिए दोबारा मिलान करते हैं, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले ए करके दिया है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार किस में है, तो वो अनुच्छेद 29-30 में आपको बताया था। उसके अलावा बी को देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। उसके अलावा सी देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23-24 में है। उसके अलावा पहला देखो, समानता का अधिकार, डी करके दिया है, तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में है। अगर आप लोग केवल एक को जान जाते तो आराम से बता सकते थे, ठीक है, ध्यानपूर्वक अगर समझते तो, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको शुरुआती से बताया था ना कि हम लोगों को ना जब भारतीय संविधान बना था तो उस वक्त टोटल 7 मौलिक जो अधिकार है वो प्राप्त था, और 7वां जो मौलिक अधिकार है ना वो कौन सा था, तो वो संपत्ति का अधिकार था, 7वां मौलिक अधिकार, जिसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है ना उसको हटा दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1978 को हटा दिया गया था, और वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और 6 मौलिक अधिकार को बताऊँ ना, तो सबसे पहले आएगा समानता का अधिकार,
अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद में आ जाएगा। दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से लेकर के 22 में आ जाएगा। और तीसरा जो होगा वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, और शोषण का विरुद्ध अधिकार होगा वो 23 से 24 हो जाएगा। चौथा जो होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 25 से 28 अनुच्छेद तक की हो जाएगा। और उसके अलावा पांचवा जो होगा वो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार होगा। सांस्कृतिक शिक्षा का जो अधिकार है ना वो 29 से 30 हो जाएगा। और उसके अलावा अंतिम जो होगा वो संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 32 में है। तो टोटल हम लोगों के पास 6 मौलिक अधिकार है, याद रखना है। पूछा जाएगा इसी प्रकार से, कूट में सिंगल नहीं पूछा जाएगा अभी के संदर्भ में। तो याद रखना है आप लोगों को इन सारी चीज़ों को, जो जो बताया उन सारी चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। ब्लर नजर आ रहा है लेकिन ये 14 है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 46वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में ना मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वो 1976 को हुआ था। कब? तो 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। यह अक्सर इसमें से पूछा जाता है। और उसके अलावा ना 42वें संविधान संशोधन में ही ना 3 जो शब्द है ना वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। कौन कौन सा? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द है ना वो किस में जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद ना ये जो ऑप्शन नंबर डी है 43वां संविधान संशोधन, तो इसमें क्या हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। 43वां संविधान संशोधन जो है ना वो 1977 को हुआ था। कब? तो 1977 को 43वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें न्यायपालिका की बहाली किया गया था। मतलब जो 5 प्रकार का रीढ़ जो शक्ति प्राप्त था ना तो उसमें बहाली किया गया था। उसकी जो शक्तियाँ उसको क्या किया था? वापस दिया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और संसद की शक्तियों को भी बढ़ाया गया था इसमें, ठीक है। तो इसमें से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए जो इसमें दिया है ना 44वां संविधान संशोधन, तो ये क्या है? अधिकतर ये पूछा जाता है इसमें। तो 44वां जो संविधान संशोधन है ना वो 1978 को हुआ था। कब? तो 1978 को 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आपको बताया था ना कि हमारा जो भारतीय संविधान बन रहा था उस समय हम लोगों को 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो संपत्ति का जो अधिकार 7वां में है ना तो इसको हटा दिया गया है। और संपत्ति को अधिकार को हटा करके क्या किया गया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है। तो अब वर्तमान में हम लोगों के पास केवल 6 मौलिक कर्तव्य रह गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? हटा दिया गया था, ठीक है। और इसे ना कानूनी अधिकार बना करके 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखना, खासतौर से इसमें पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी 46वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा जान लो कि 46वें संविधान संशोधन में क्या था। तो 46वें जो संविधान संशोधन है ना वो कब हुआ था? तो वो 1982 को हुआ था। कब? तो 1982 को 46वें संविधान संशोधन हुआ था। और 46वें संविधान संशोधन में क्या था? तो बिक्री कर में संशोधन किया गया था। मतलब यह है कि राज्य की जो वस्तु बिक्री होगा ना और खरीद होगा तो उसमें ना जो शक्तियों को स्पष्ट और मजबूत करने के लिए बिक्री कर में संशोधन किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। कर की चोरी पर रोक लगाया गया था। मतलब आपको पता होगा ना सेल्स टैक्स वगैरह जो अलग अलग होता है तो इस पर रोक लगाने के लिए संशोधन किया था, उपबंध लाया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक जो 14 है ना उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। ये आप लोगों का एक जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो। ये लोकसभा के राज्य के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए करके बोला है। तो इसमें अलग अलग राज्य को दिया है। जैसे देखो आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया है तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा छत्तीसगढ़ और 5वां पश्चिम बंगाल, ऐसे करके अलग अलग दिया है। और एक तरफ जो प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व है ना, मतलब ये कि लोकसभा में कितना कितना सीट है आपको ये बताना होगा। पहला दिया है 48 ए करके, दूसरा 11, तीसरा सी करके 25 और डी करके दिया है 42 और उसके अलावा ई करके दिया है 39। एक बार गेस कीजिए फिर आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक तरफ राज्य दिया और दूसरा तरफ उसका प्रतिनिधित्व दिया है, मतलब यह है कि लोकसभा में ना राज्य की जो सीट है ना उसको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हुए चलते हैं, इसी आप लोगों का सिलेबस से बाहर है, रेंडमली क्वेश्चन है, ठीक है, तो बना लेना। पहला को देखो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश किसके अंतर्गत आएगा? तो आंध्र प्रदेश में ना जो होगा ना वो 25 सीट है लोकसभा में, आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें। उसके अलावा दूसरा देखो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो होगा वो किस में आएगा? तमिलनाडु जो होगा ना वो 39 सीट है लोकसभा में, ठीक है। उसके अलावा तीसरा देखो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितना सीट होगा? तो वो 48 सीट है लोकसभा के लिए। उसके अलावा देखो चौथा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए कितना सीट है जी? 11 सीट है, आपको पता होगा। उसके अलावा पांचवा देखो इसमें अंतिम में जो है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में ना लोकसभा के लिए 42 सीट है। तो इन सारे को आप लोगों को एक बार पढ़ लेना, वैसे एकदम टफ इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है, लेकिन रैंडम जो पूछा है ना क्वेश्चन में था इसीलिए आप लोगों को लेकर के आ गया, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है, मतलब जो गलत होगा उसको बताना है। पहला करके इसमें थ्योरी में दिया है, प्रस्तावना संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा, प्रस्तावना 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है। तीसरा, प्रस्तावना पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक है। पांचवा दिया है, प्रस्तावना सदन के तात्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित होना चाहिए। और पांचवा दिया है, प्रस्तावना सदन की उपस्थिति में और मतदान करने के सदस्य के बहुमत पारित से होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको बोला गया है। तो सबसे फर्स्ट में इसमें गलत हो जाएगा, प्रस्तावना संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है इसमें बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो देखो उपसभापति को अगर उसके पद से पदच्युत करना है, हटाना है, तो सबसे पहला जो प्रस्तावना है ना वो किसमें पेश करना होगा? तो वो राज्यसभा में पेश करना होगा। राज्यसभा का उपसभापति है ना जी, तो वो राज्यसभा में पेश करना होगा। राज्यसभा से ना बहुमत प्राप्त करने के बाद, मतलब ये प्रस्तावना पारित होने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद ही क्या किया जाता है? वहाँ से भी अगर ना वो जो प्रस्तावना है वो पास हो जाए तभी उसको पदच्युत किया जाता है। तो ये दोनों सदन के किसी भी सदन में इसमें बोला है कि कोई भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो याद रखना, उपसभापति हो चाहे वो सभापति हो, इन दोनों को अगर पदच्युत करना है ना उसके पद से, तो सबसे पहले आपको ना राज्यसभा में उसका जो प्रस्तावना है उसको पारित करना होगा, ठीक है, रखना होगा सबसे पहले। लोकसभा में नहीं होता है तो ध्यान रखना है। तो ये पहला जो है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा गलत हो जाएगा, प्रस्तावना पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। वहाँ जितने भी लोग उपस्थित होंगे ना तो उनकी लगभग आधे से ज़्यादा उसमें क्या होना चाहिए? उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए, उसमें मतलब उसका सहमति होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। इसीलिए ये भी इसमें गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना तीसरा। और उसके अलावा चौथा इसमें गलत हो जाएगा। चौथा क्या बोला है? प्रस्तावना सदन के तात्कालिक सदस्य के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो तात्कालिक सदस्य के बहुमत से नहीं जी, ये पांचवा इसमें करेक्ट होगा। क्या होगा? देखो इसमें बोला है प्रस्तावना सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए।
उपस्थित और मतदान करने वाला, इसमें केवल तात्कालिक सदस्य के बहुमत बोला है सिर्फ, तो बोलेगा कि चलो मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, ऐसा बोलेगा थोड़ी ना होगा जी। उपस्थित वहाँ रहना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उनको मतदान करना होगा। उनके सदस्यों के मध्य क्या होता है, चुनाव होता है जी अंदर ही में, तब उसको हटाया जाता है, यूं ही नहीं हटाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों। तो इसीलिए ना पहला, तीसरा और चौथा जो होगा ना इसमें गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाहे वो देखो राज्यसभा के अगर ना सभापति को हो चाहे वो उपसभापति को, दोनों को हटाने के लिए सबसे पहला जो प्रस्तावना पेश करना होगा वो राज्यसभा में पेश करना होगा, और राज्यसभा से अगर पास हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पास हो जाता है तब चल करके फिर क्या होता है, उसको उसके पद से हटाया जाता है, यूं ही नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को आप ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा के एक सदस्य है और राज्यसभा के एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं कर सकती, तो क्या होगा। पहला दिया है प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा, दूसरा दिया है मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, तीसरा दिया है कोई त्यागपत्र नहीं देगा, और चौथा दिया है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, या ऑप्शन डी 5 और 1। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा में एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं कर सकता है, तो क्या होगा। तो अगर वो शासकीय विधेयक जो होगा, जो कानून होगा ना, तो उसको अगर पारित नहीं कर सकता है तो वो क्या करना होगा। तो देखो इसमें तीसरा होगा कोई भी त्यागपत्र नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके अलावा चौथा राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है, तो ये भी इसमें कर सकता है। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, केवल तीसरा और चौथा इसमें हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को आप ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है, जो गलत है, आपको वो बताना है। पहला दिया है जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर, दूसरा दिया है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, तीसरा दिया है ओजोन दिवस 16 सितंबर, और चौथा दिया है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और पांचवा दिया है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। ऑप्शन ए 2 एवं 3, ऑप्शन बी 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1 एवं 5, या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी पहला और पांचवा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो जो गलत है उसको पूछे और गलत होगा वो पहला हो जाएगा और पांचवा होगा। पहला क्यों होगा जान लो। जैव विविधता दिवस इसमें बोला है 25 दिसंबर को बोला है, तो जैव विविधता दिवस 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, वो 22 मई को मनाया जाता है। कब, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के भी नाम से जानते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है, तो देखो ये जो है ना वो पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण के लिए ना लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष इसको ना मनाया जाता है 22 मई को, तो याद रखना है। उसके अलावा इसमें पांचवा दिया है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च दिया है, तो इसको आप लोगों को बता दूं ये जो विश्व वन्य जीव दिवस ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं व्यापम ने क्या सोच करके ना ऑप्शन नंबर सी को लिया, ये नहीं पता। लेकिन क्या है ना, ये जो पांचवा इसमें जो दिया गया है ना विश्व वन्य जीव दिवस, वो प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को ही मनाया जाता है। और प्रश्न में बोला है कि सुमेलित नहीं है, गलत है बोला है, तो गलत जो होगा ना वो केवल है केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें जो पहला दिया है ना, मतलब पहला वाला जो दिया है ना हम लोगों को कूट में, केवल वही गलत है। लेकिन ऑप्शन में डबल डबल है ना, इसके वजह से ना पहला किस में दिया है, पहला एक ही में दिया है देखो, तो इसके वजह से ना ये ऑप्शन नंबर सी को लिया है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही गलत है, ये जो पहला जो दिया है ना कथन पहला, तो वो गलत है। और कथन पहला में देखो ऑप्शन में कौन सा में है, केवल सी में है, तो इसके वजह से इसको ले लिया गया है। और इसमें सोचोगे ना कि ये पांचवा गलत है, तो नहीं है जी, याद रखना विश्व वन्य जीव दिवस जो है ना वो 3 मार्च को मनाया जाता है। और किसी ऑप्शन में है क्या, देखो पहला वाला देगा, पहला में देखो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, केवल सी में ना, इसके वजह से सी को ही करेक्ट लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना विश्व वन्य जीव दिवस है ना वो 3 मार्च को ही मनाया जाता है, तो इसीलिए इसको लिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों का ना यहाँ से कुछ जो प्रश्न है लगभग 3-4 प्रश्न है
उसे ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। कूट में दिया गया कुछ प्रश्न जो है वो, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से पढ़ लेना। आप लोगों के पास एक ही दिन बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। जितना पढ़े उसी को मल्टीपल टाइप से रिवीजन कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।